बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का लेक्चर हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन का तकरीबन लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट था वो NADH और FADH2 हैं, जो कि कोएंजाइम हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड बाय NADH और FADH2। दीज आर कोएंजाइम्स। इन कोएंजाइम को यूज़ करते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे ATP को सिंथेसाइज किया जाता है। तो आइए टाइम जाए के बगैर डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या यहाँ पर यूज़ होगा, जिसकी वजह से आपको ये लेक्चर की समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये कहाँ पर हो रही है? ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स ये आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये दरमियान में स्पेस होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म किया जाता है। बाकी क्रेब्स साइकिल हमने देखा था कि वो कहाँ पर होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। नंबर एक बात। नंबर दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ ये चीज़ें लगी हुई हैं, प्रोटीन्स लगी हुई हैं, इनके कुछ नाम हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोएंजाइम क्यू है। ये बेसिकली क्या चीज़ है? अगर हम देखें तो कोएंजाइम क्यू एक इलेक्ट्रॉन जंक्शन है। क्या मतलब? ये एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, ये जंक्शन के तौर पर काम करता है। और इसका दूसरा नाम जो है वो यूबीक्विनोन भी है। ठीक है, यूबीक्विनोन। तो कोएंजाइम क्यू का पता लग गया। उसके बाद साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम क्या होते हैं? बेसिकली साइटोक्रोम प्रोटीन्स हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं, और ये तीन किस्म की होती हैं, A, B और C। ठीक है, और इनके दरमियान में आयरन कंटेनिंग हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। बेसिकली आयरन का एटम दरमियान में मौजूद होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हैं, A, B और C। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम देखें A की दो टाइप्स हैं, A और A3। आपकी बुक में C को सिर्फ एक शो किया हुआ है, लेकिन बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, C1 और C। इसी तरह B की एक टाइप है। अब ये इनमें से कुछ ऐसी हैं जो फ्रीली मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो टाइटली बाउंड हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ। अब वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो हमारे पास ये प्रोटीन्स के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटीन है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटीन है। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटीन के अंदर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम 3 मौजूद होता है, बाउंड होता है टाइटली। उसके बाद साइटोक्रोम C। अगर हम साइटोक्रोम C को देखें तो साइटोक्रोम C ऐसे ही मौजूद होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर। ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इसकी बाहर वाली साइड पर, जिस तरह मैंने बताया ये एक मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। इसी तरह अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ पर इसके बाहर भी एक ऐसे मेम्ब्रेन बनाई होगी, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, और दरमियान में ये स्पेस है। तो ये आउटर साइड, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर ये साइटोक्रोम साइड पर मौजूद होता है, ये लूजली बाउंड होता है। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है B। तो यहाँ पर भी मैंने आपको अभी बताया कि C की भी दो टाइप्स हैं, C और C1। तो ये जो साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम B के साथ C1 ये मौजूद होता है इस कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन सा साइटोक्रोम है? B और C1 मौजूद है। फिर इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है, और इसके अंदर भी कोई मौजूद नहीं है, बट ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। उम्मीद है आपको कुछ इसका जनरल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता यह है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH FADH टू इलेक्ट्रॉन्स कैरियर। तो पहला पॉइंट देखें, NADH और NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं और हाइड्रोजन आयन रिमूव हुए हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कोएंजाइम क्यू के पास आएंगे। इसी तरह अगर हम देखें FADH से भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कोएंजाइम क्यू के पास आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसकी रिडक्शन हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर कर यहाँ आएंगे तो इसकी रिडक्शन और इसकी ऑक्सीडेशन, इसी तरह होते 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 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता रहेगा। और एंड पर हमारे पास ऑक्सीजन, जो कि हमने पढ़ा था कि एरोबिक रिस्पायरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया जाएगा, और यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाएगी।
अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। चलिए, सबसे पहले ये बात हमें समझ आ गई। दूसरा, रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये भी हमने देख लिया कि एक की रिडक्शन फिर उसकी ऑक्सीडेशन फिर इसकी रिडक्शन फिर इसकी ऑक्सीडेशन तो इसकी रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, जहाँ जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उसकी रिडक्शन, जो लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा, थर्ड, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी। अब होता यह है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी को रिमूव करते हैं। एक एस्टिमेटेड अगर हम देखें कि बुक्स में कोई एनर्जी की वैल्यू, तो लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ NaDH जो होता है वो 220 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज करने की सलाहियत रखता है। इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, और इसी एनर्जी को कौन यूज़ करता है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 यूज़ करते हुए जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब अगर हम देखें NaDH से जब इलेक्ट्रॉन निकले तो हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे ना, क्योंकि NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से दो चीज़ें निकलनी है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब NaDH कन्वर्ट होता है NAD प्लस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। वो सारे के सारे हाइड्रोजन कहाँ जमा हो रहे हैं? इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जमा हो रहे हैं, मतलब इस साइड पर मौजूद हो। अगर हम दोबारा देखें तो ये वाली साइड मैट्रिक्स है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर, और ये फिर स्पेस है, और फिर इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है, जिस तरह मैंने आपको बताया डायग्राम में भी शो किया गया है। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करते हैं इतनी, वो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को जब एनर्जी मिलती है तो ये हाइड्रोजन आयन को पंप करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब होता ये है, शुरू में तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन होते जाएंगे यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये हाइड्रोजन आयन को फर्दर मूव करते जाएं फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही बात लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम कीमियोस्मोसिस में देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अभी हम कीमियोस्मोसिस को बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमने ये देखना था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, क्योंकि स्टार्ट में तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोजन आयन यहाँ ज़्यादा होते जाएंगे तो कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से हाइड्रोजन आयन को लेकर जाना है ताकि मैक्सिमम जो अमाउंट है या मैक्सिमम कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर रखी जाए, तो जिस वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब होगा क्या नेक्स्ट? ये सारा का सारा काम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब हम इधर आ जाते हैं। अब देखेंगे ये NaDH और FADH हैं। NaDH पहले देता है इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स को, इनके अंदर बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं। अगर हम इसको डिटेल के साथ, क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं करना FSC लेवल पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनके पास, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे कोएंजाइम Q के पास, जिस तरह कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया हुआ है। फिर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, और एंड पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा हमने वाटर बना लिया। इसी तरह अगर हम देखें FADH2 क्या होता है? पहले कॉम्प्लेक्स 2 के पास आया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, फिर इलेक्ट्रॉन 3 के पास आए, फिर साइटोक्रोम के साथ, देन अगेन मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास होता है कीमियोस्मोसिस। अब कीमियोस्मोसिस बेसिकली क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन हमने कहा था सारे के सारे मूव कर यहाँ चले गए, अब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये जो फोर्स होती है वो, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अब ये हाइड्रोजन के आयंस हैं वो मूव करते हुए आते हैं इसके पास। अब सारी की सारी गेम जो है वो इस पार्टिकल की है। इस पार्टिकल का जो नाम है इसको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, जो बेसिकली अंदर की तरफ लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। बेसिकली दिस इज F1 पार्टिकल। अब होता क्या है, इसके दो पार्ट हैं, एक F0 है और एक F1 है। F0 मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, इम्बेड होता है, और F1 जो होता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। अभी जो F1 पार्टिकल है बेसिकली ये ही, इसको हम कहते हैं ATP। F1 पार्टिकल को देखें तो इसको हम कहते हैं ATP सिंथेस, क्योंकि इसने ATP की सिंथेसिस करनी है। ये जो अंदर वाला कंपोनेंट है इसको F0 कहते हैं। बेसिकली ये वर्ड ड्राइव है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव से, तो F0 का मतलब है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव।
अब होता यह है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हुई थी, मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस आते हैं इसकी तरफ, और यहाँ से इस एनर्जी को यूज़ करते हुए, मतलब इनकी फोर्स को यूज़ करते हुए, ये जो एटीपी सिंथेज है वो क्या करता है, एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड करता है और एटीपी बना देता है, और हाइड्रोजन आयन मूव करते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। जब तक ये काम सारा का सारा होता जाएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो जो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे उस एनर्जी को ये जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यूज़ करके हाइड्रोजन आयन को यहाँ भेजते जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन मूव करते हुए वापस इधर आएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं डिफ्यूज बैक अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ कम है, तो अब अगर ज़्यादा से कम की तरफ मूव करे तो इसको हम कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन अगर कम से ज़्यादा की तरफ मूव करे दैट इज़ कॉल्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो NADH है ये 3 ATP बनाता है और FADH2 2 ATP बनाता है। इसकी सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि जो NADH है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व करता है, इसके पास कॉम्प्लेक्स 1 भी है। देखें ज़रा, NADH डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 1 भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम FADH देखें तो सिर्फ ये 2 ATP बनाता है। रीज़न ये है कि FADH कॉम्प्लेक्स 1 को इवॉल्व नहीं करता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 को इवॉल्व करता है। तो फिर इस वजह से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 1 को इवॉल्व नहीं करता, ये इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है जिससे 2 ATP ही बन सकें। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक और सिंपल सा टॉपिक देखें, सिंपल सा पॉइंट देखें, वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 है, सिर्फ इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन आयन को मूव कर रहे हैं। देखें, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो हाइड्रोजन आयन को मूव नहीं कर रहा, ये 4 हाइड्रोजन आयन को मूव करता है, इसी तरह ये भी 4 हाइड्रोजन आयन को मूव करता है, और ये 2 हाइड्रोजन आयन को मूव करता है। कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हों NADH से, तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये कॉम्प्लेक्स 4, ये भी कॉम्प्लेक्स 4 और ये कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन आयन को लेकर जाता है। कहाँ से? इस जगह से, मतलब मैट्रिक्स से टू द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सा टॉपिक था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मैंने असल में ना बेसिकली ये लेक्चर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है। पहला लेक्चर में जो है ना वो थोड़ा सा वीडियो सही नहीं बनी थी, तो फिर मैंने दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो इसलिए थोड़ा सा लिखा हुआ भी है। तो हुआ ये था कि हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आए थे इस मेम्ब्रेन स्पेस में, ये मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर यहाँ से बैक मूव करके जब उधर जाएंगे तो फिर ये वाला सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने देखना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास देखें तो ये भी देख लिया कि एक मोल जो होता है वो 220 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी इतनी है कि ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो हाइड्रोजन आयन को लेकर जाती है, कहाँ पर, इस स्पेस के अंदर। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था हमारा, मज़ेदार टॉपिक है, बोर्ड में आ जाता होता है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, डायग्राम तैयार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।